नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो खास तौर पे रेलवे एग्जामिनेशन के लिए एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़नी है उस सब टॉपिक को एक जगह समराइज किया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बिंदु को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, ग्रेडियंट्स, और इस प्रकार से तमाम जितने भी टॉपिक है, इसमें टोटल 11 टॉपिक के रूप में इसको समराइज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन की पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि किसी भी बिंदु को किसी 2D फिगर में, किसी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि इस 2D फिगर में सबसे पहले तो दो अक्ष का सहारा लेंगे, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये हमारा वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वाई एक्सिस। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। अब इसमें जैसे कोई एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ एक पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट का नाम कैसे लिखा जाता है, पॉइंट किस हिसाब से डिनोट किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो पहले पॉइंट को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है। एक्स इन द सेंस कि कोई भी पॉइंट हो, पहले एक्स अक्ष के डिस्टेंस कवर करेगा और फिर वाई अक्ष पे डिस्टेंस कवर करेगा, और दोनों जहां जितनी दूरी पर डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अब सामने परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ किया जाएगा तो जहां मिलान होगा वहीं वो बिंदु होगा। जैसे सपोज करो कि एक्स एक्सिस को हमने यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 2 3 4 ऐसे, और इस पे भी 1 2 3 ऐसे कर दिया, ठीक है। सपोज करो हमें कोई एक बिंदु 1 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 का मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पे एक स्टेप और वाई अक्ष पे हमें 2 स्टेप चलना है। तो एक्स अक्ष पे एक स्टेप का मतलब इधर और वाई अक्ष पे 2 स्टेप का मतलब इधर, ठीक है। दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने के बाद से जहाँ एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे वही हमारा पॉइंट क्या होगा, 1 2 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि पॉइंट किधर दिया गया है। आप देख रहे होगे कि दो अक्ष से इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी प्रकार से ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। और हर चतुर्थांश के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे हमें इसमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले ओरिजिन, ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एक्स अक्ष पे आगे बढ़ेंगे, जितने स्टेप हमें चलना है। जैसे 1 2 है तो इसका सिंबल देखो, 1 के पहले प्लस है, 2 के पहले भी प्लस है। तो प्लस प्लस का मतलब ये है कि जैसे ओरिजिन से हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर आगे के डायरेक्शन में जाते हैं तो सिंबल प्लस लेते हैं, एक्स अक्ष पे पीछे जाएंगे तो सिंबल माइनस लेंगे, ऊपर जाएंगे वाई अक्ष पे प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पहुंचना है तो एक्स अक्ष पे हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर वाई अक्ष पे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इधर चल रहे हैं प्लस, इधर चल रहे हैं प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है वह प्लस प्लस होता है। इसी प्रकार से सेकंड में देखिए, सेकंड में आएंगे तो पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे, इसमें आने के लिए पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे। तो एक्स अक्ष पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका सिंबल माइनस, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, यानी माइनस प्लस। थर्ड में माइनस माइनस, एक्स अक्ष पे अपोजिट और वाई अक्ष पे भी नीचे, तो माइनस माइनस। फोर्थ में क्या होगा, एक्स अक्ष पे प्लस और वाई अक्ष पे माइनस। तो इस प्रकार से ये जो सिंबल है, इस सिंबल को देख के आप पहचान कर पाएंगे कि किस चतुर्थांश में ये हमें इस सिंबल को पॉइंट को डिनोट किया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई एक वैल्यू दिया हुआ है -3 5, तो -3 5 आप देख के बता दोगे कि इसमें
इसका जो सिंबल है माइनस और प्लस, तो ये किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट लिखा डिनोट किया गया होगा। तो आप देखो x अक्ष पे -3 स्टेप इधर आएगा, y स्टेप पे 5 कदम ऊपर जाएगा, और दोनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्राउन करेंगे तो सेकेंड में जाएगा, यानी -3 हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं ध्यान देने वाली बात, कि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो x अक्ष है इस पे कोई बिंदु अगर हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सपोज करो x अक्ष पे कोई बिंदु है, ध्यान रखना x अक्ष पे जितने भी बिंदु हम लिखते हैं उस पर y की वैल्यू 0 होती है। कोई भी बिंदु लिखने के लिए पहले x फिर y लिखते हैं। तो x अक्ष पे अगर कोई वैल्यू है तो x अक्ष पे जितना डिस्टेंस होगा लिखेंगे, लेकिन y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझने की बात ये है कि x अक्ष पर अगर आपसे कहा जाए कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, लाइन का इक्वेशन क्या होगा x अक्ष पे, तो ये समझिए कि x अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, और y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ठीक है, बस इतना ही समझना है, बाकी जैसे जैसे हमारे सामने टॉपिक आएगा उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बहुत सिंपल है। कोई दो बिंदु अगर मान लो यहाँ दिया गया है, इसी क्वाड्रेंट में सपोज करो दो बिंदु दिया गया है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। ये पहला बिंदु का नाम x1 y1 है और दूसरे बिंदु का नाम x2 y2 है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए अगर इसको मान लें d, स्मॉल d ही ले लें, तो बीच की दूरी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप x2 x1 की जगह पे x1 x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे इस पे कोई क्वेश्चन हो तो। एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो बिंदु -32 और 554 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो देखो पहला बिंदु जो भी दिया है उसको हम x1 y1 मान लें, और दूसरा बिंदु जो दिया है उसको x2 y2 मान लें, और फार्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, इसमें x2 है हमारा 5 और x1 कितना है -3, एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, यानी 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2। इसको सॉल्व करिए, रूट लगा के सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 और 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 68 हमारा आंसर होगा रूट में, और 68 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये 4 × 17 यानी 2√17 हमारा यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इस फॉर्मूले के आधार पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई भी दो बिंदु दिया हो, फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ये जो पॉइंट टॉपिक है, बिंदु का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में देखने वाले हैं। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई, पहले तो दो अक्ष बनाइए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बनाते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो x और y एक्सिस में ये ध्यान रखना है कि इसमें कहाँ से हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। देखो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी बिंदु का x अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किसी बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष रिफ्लेक्शन क्या होगा, y अक्ष पे रिफ्लेक्शन क्या होगा। तीसरा पूछता है कि किसी बिंदु का ओरिजिन के प्रति रिफ्लेक्शन क्या होगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी बिंदु के किसी दिए गए लाइन के सापेक्ष रिफ्लेक्शन क्या होगा।
तो समझने की कोशिश करिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3-4 इन एक्स एक्सिस, यानी यहाँ देखो एक्स एक्सिस के सापेक्ष हमें रिफ्लेक्शन ज्ञात करनी है। तो एक्स एक्सिस सपोज करो ये मिरर का काम करेगा, एक दर्पण का काम करेगा। बिंदु दिया हुआ है 3-4, 3-4 का पोजीशन सेट करिए। 3-4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 3 प्लस में -4 नीचे है, यानी 4th क्वाड्रेंट में होगा। ये 3-4 यहाँ कहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे कोई बिंदु है 3 -4 तो इस बिंदु का मिरर इमेज ज्ञात करना है। तो ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष मिरर इमेज ज्ञात करना है। तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो दोनों चीज़ें प्लस में होती है, तो डिस्टेंस तो जितनी दूरी पे एक्स और वाई एक्सिस पे ये 3-4 डिस्टेंस है, उतना ही दूरी ऊपर भी होगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सिंबल क्या चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल प्लस होता है। तो आप ये समझ लो कि इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट होगा उतनी ही दूरी पे ये 3 यूनिट एक्स एक्स पे और 4 यूनिट वाई एक्स पे जाएगा। वाई एक्स पे जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है वो क्या होगा 3-4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3-4। ठीक है, इसको फॉर्मूले से मत रटिए, आप ज़्यादा बेटर होगा कि कंसेप्ट देखिए। कंसेप्ट देखने से एग्जाम में ट्रिक और फॉर्मूला नहीं भूलता है। ये आप ट्रिक फार्मूला भूल जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलने पाने देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3-4 का वाई एक्स के सापेक्ष रिफ्लेक्शन ज्ञात करिए। अब वाई एक्स के सापेक्ष निकालना है, तो अब देखिए सॉल्व करिए आप लोग। वाई एक्स के सापेक्ष रिफ्लेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस जो है एक मिरर इमेज का काम करेगा, मिरर इमेज का काम करेगा। ये वाई एक्सिस हमारा दर्पण का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए 3-4 है कहाँ, 3-4 वहीं सेकेंड में होगा कहीं कहीं। यहाँ पे सपोज करो 3-4 है, 3-4 है, तो इसका मिरर इमेज कहाँ जाएगा, इसका मिरर इमेज वाई एक्स के प्रति मिरर इमेज निकालना है, तो जस्ट इसके अपोजिट जाएगा। तो अपोजिट कहाँ जा रहा है, ये 4th में है, तो अभी यहाँ जो कोई मिरर इमेज होगा ये 3rd में जाएगा। ठीक है, अब 3rd में हमें पता है कि इसका सिंबल क्या क्या होता है, तो 3rd में माइनस होता है, 3rd में सिंबल क्या होता है माइनस होता है। तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, एक्स अक्ष पे जो इधर 3 स्टेप जा रहा था उधर एक्स अक्ष पे जाएगा तो माइनस में लिखाएगा -3, और वाई पे कितना डिस्टेंस है -4 है, तो ये -4 तो नीचे उतना ही आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर पाएंगे कि इसका जो 3-4 का वाई एक्स के प्रति जो मिरर इमेज होगा वह क्या हो जाएगा -3 -4। ठीक है, एक्चुअली में जो हम लोग सिंबल लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो तो वैल्यू कांस्टेंट है, 3 स्टेप आपको इधर चलेंगे चाहे 3 स्टेप उधर चलेंगे, बस अंतर ये है कि 3 स्टेप आगे चलते हैं तो उसको सिंबल प्लस में लिखते हैं, पीछे चलते हैं तो सिंबल माइनस में लिखते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि ओरिजिन के प्रति आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है, तो ओरिजिन के प्रति निकालना है। ध्यान रखो, जब कभी भी आपको ओरिजिन के प्रति मिरर इमेज या प्रतिबिंब निकालना होता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस पोजीशन पे बिंदु होगा उसके जस्ट डायगोनली यानी 45 डिग्री के एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसका मिरर इमेज ओरिजिन के प्रति जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, विकर्ण रूप में अपोजिट डायरेक्शन इस क्वाड्रेटल में होगा, इस चतुर्थांश में होगा। जैसे 3-4 यहाँ पे है, 3-4 हमारा 4th क्वाड्रेंट में है, तो ओरिजिन के प्रति अगर हमें रिफ्लेक्शन निकालना है तो ये सेकेंड में चला जाएगा। अगर ये मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट कोई दिया है सेकेंड में है, सॉरी फर्स्ट में है, तो इसका
मिरर इमेज रिफ्लेक्शन पॉइंट किस में आएगा, थर्ड में आएगा। तो 3-4 का ओरिजिन के प्रति रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में देखो सिंबल हमें पता है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस होता है यानी एक्स अक्ष पे 3 स्टेप माइनस में -3 और वाई अक्ष पे 4 स्टेप ऊपर यानी +4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 4। ठीक है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि चारों क्वाड्रेंट में सिंबल क्या क्या होता है। इसका प्लस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस होता है, इसका माइनस माइनस होता है और इसका प्लस माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस बिंदु का इस लाइन के सापेक्ष रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें इसको अपने आप सॉल्व करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बहुत सिंपल है। जैसे सेक्शन फार्मूला दो तरह से पूछा जाता है, एक अंतःखंड विभाजन और एक बाह्यखंड विभाजन। हम फार्मूला लिखाते हैं बहुत जल्दी। देखो 2 पॉइंट अगर कोई दिया है, एक x1 y1 और एक दिया है x2 y2, है ना, और इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, इसके बीच में मतलब एकदम बीच में नहीं है, बीच का मतलब कि इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट P ऐसा है जिसका क्वाड्रेंट x y है और ये इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है कि यहाँ से m डिस्टेंस इधर से है और रेशियो में है m और n के रेशियो में। मतलब इस बिंदु से P तक का m भाग और इस बिंदु से P तक का n भाग, ये m और n के अनुपात में इंटरनली अंत विभाजन कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनली अंत विभाजन कर। तो अंत विभाजन में जो x और y जो नए बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, x = mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+n। ऐसे y की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n। यहीं अगर ये बिंदु बाह्यतः डिवाइड कर रहे, एक्सटर्नली डिवाइड करें, बाह्यतः डिवाइड करें, मतलब समझने का कोशिश ये करिए कि जैसे कोई दो बिंदु दिया है, ये बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु x2 y2 है ना, और इस दोनों बिंदुओं के बाहर कोई एक पॉइंट ऐसा है P x y जहाँ से ये दोनों बिंदु m और n के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल। यहाँ से m भाग ये है और यहाँ से n भाग ये है, m और n के रेशियो में ये डिस्टेंस को डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक एक्सटर्नली बाह्यतः विभाजन करे तो क्या होगा, x = mx2 माइनस nx1, जब बाह्यतः हो तो माइनस हो जाता है, डिवाइड बाई m-n। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या होगी, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m-n। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें और इस पे क्वेश्चन एक एक दो एग्जाम्पल बनाते चलें। ये टॉपिक आपका कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगी। देखिए इस पे क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -44 और 40 को मिलाने वाली रेखा को 3 और 1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये पहला जो पॉइंट दिया है ना, ये x1 y1 है। दूसरा पॉइंट दिया है वो क्या है, x2 y2 है। और रेशियो जो दिया है वो m और n का रेशियो है, m रेशियो n का वैल्यू दिया हुआ है। इंटरनली लिखा है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, x = mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+n। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू कितना है, 4 है, m की वैल्यू 3 × 4 प्लस n की वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितना है -4।
डिवाइड बाई 3 + 1। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 12 - 4 8, 8/4, 8/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/4 की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे y की वैल्यू हमें निकालनी है, my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू दिया है 3 और y2 की वैल्यू क्या दिया है, y2 की वैल्यू है यहाँ पे 0, ठीक है, और n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 3 + 1। ये देखिए 4/4 आया, 4/4 का मतलब कितना हो गया 1, यानी एक्स वाई का जो पॉइंट है, अंतः विभाजन का जो निर्देशांक है वह क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक में एक छोटा सा क्वेश्चन है मिड पॉइंट का। देखो मिड मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य का मतलब होता है कि बीच वाला, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे। जैसे पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालनी है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 + y2/2। ये आता कहाँ से, वही m n का जो रेशियो है ना वो इक्वल हो गया 1:1 का रेशियो में हो गया आधा पे, तो m और n की जगह 1:1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगी। तो सॉल्व करिए, x y हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x को निकालना है तो x1 x2/2 करिए, यानी 5 + 3/2, 5 + 3/2 और y1 y2 रखिए 4 - 2/2, 4 - 2/2। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 3 8/2 4, अब 4 में से 2 जाएगा 2, 2/2 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है ग्रेडियंट, मतलब ढाल या प्रवणता। देखो ढाल या प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें प्रवणता को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रवणता कितने तरह से पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी लाइन का स्लोप एंगल दिया गया है, कोई लाइन का झुकाव दिया है, जैसे एक लाइन इस प्रकार से बनाया गया है, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, और एक लाइन का इक्वेशन ऐसे ड्रॉ किया गया है कि इसका स्लोप x एक्सिस से अल्फा कोण है या थीटा कोण है, थीटा ही मान लीजिए, थीटा कोण है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। तो इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लोग tan का सहारा लेते हैं और m बराबर होता है, m बराबर tan थीटा, ठीक है। कोई एंगल दिया हो तो tan उस एंगल के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, प्रवणता फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा जो है, दूसरे जो प्रवणता पूछा जाता है वह इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई 2 बिंदु दे दिया गया, x1 y1 और x2 y2, और उस 2 बिंदु से हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो कोई 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 दे दिया गया, x1 y1 और x2 y2 दिया गया। अब इसकी प्रवणता हमें फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि कोई एक लाइन का इक्वेशन दे दिया गया। देखो जो हम लोग लाइन खींच रहे हैं ना, इसका एक जनरल इक्वेशन होता है, वो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। आगे देखेंगे हम लोग, इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि कोई एक लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से दिया हो, जैसे ax + by + c = 0, कोई एक लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से दिया हो, तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसके गुणांक का सहारा लेते हैं। m - x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रवणता को 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ क्वेश्चन दिया जाता है उस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको नोट कर लें और इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखो एक ही पेज पे 3 क्वेश्चन, तीनों टाइप के प्रवणता कैसे फाइंड करते हैं वहाँ डिस्कस किया गया है।
जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का झुकाव बनाने वाली रेखा का ढलान ज्ञात करें। तो ये आप ऐसे समझो कि ऐसे है, ये कोई लाइन दिया हुआ है इस प्रकार से और इसका ढाल दिया है थीटा 60 डिग्री। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? तो प्रवणता m बराबर क्या होता है? tan थीटा यानी tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच क्यों मिलाने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात करना। तो दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता x1 बाई 1 x2 y2 के बीच प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अभी जस्ट पढ़े हैं इसके पहले। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर लीजिए 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई x2 5 माइनस 3। सॉल्व करेंगे 6/2 होगा और 6/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रवणता को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आप ये लाइन का इक्वेशन दिया है और इसकी प्रवणता फाइंड करनी है। तो सिंपल है, लाइन का इक्वेशन अगर दिया हो तो उसकी प्रवणता निकालने के लिए हम डायरेक्ट उसके गुणांक का सहारा लेते हैं। माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? 3। वाई का गुणांक कितना है? 4। माइनस लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपको प्रवणता निकालने के तीनों तरीके, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन एक पेज पे एक शॉर्ट में समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाल। देखो, दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने के लिए जैसे कोई दो लाइन दिया गया है, ठीक है, और इसकी प्रवणता पता होनी चाहिए। ये पहला लाइन है, लाइन 1, इसकी प्रवणता मान लो m है, इसका प्रवणता m1 है ना। और ये लाइन दूसरा है, सेकेंड लाइन है, इसकी प्रवणता m2 दिया है। इसकी प्रवणता क्या दिया है? m2 दिया है। और दोनों के बीच का एंगल अल्फा बन रहा है। तो फॉर्मूला होता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है tan अल्फा, देखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ा है m1 m2 में आप उस अपने हिसाब से उसको माइनस कर लें, क्योंकि ये मॉड वैल्यू है, ये माइनस में नहीं आता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये कि यदि दोनों लाइन पैरेलल हो, पहला कंडीशन ये होता है कि यदि दोनों जो रेखा है, लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल हो, दोनों लाइन क्या हो? समांतर हो। तो जब समांतर होंगे तो कहीं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, और जब कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो उनके बीच का एंगल जो कितना होगा? 0 होगा। और tan 0 0 होगा, ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी m1 डिफरेंस m2 बराबर 0। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें निष्कर्ष क्या मिलेगा? m1 बराबर m2। यानी जब भी आपको दो लाइन दिया गया हो और अगर चेक करना है कि समांतर है कि नहीं, तो सीधे उसकी प्रवणता निकालिए। अगर दोनों की प्रवणताएं बराबर है तो हम कह लेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। इसी प्रकार से सेकंड है, एक कंडीशन होता है कि अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो उस केस में क्या होगा? अल्फा की वैल्यू 90 होगी, और अल्फा की वैल्यू 90 होगी। जब 90 पुट करेंगे इनफाइनाइट होगा। वैल्यू को उल्टा करिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब कि अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस
इस पे पूछे जाते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर लंबवत है तो इसकी कंडीशन ये होती है, दो रेखा समांतर है तो इसकी चेक करने की पहचान ये होती है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन एक सवाल दिया गया है कि कोई दो लाइन है, इसके बीच का कोण ज्ञात करनी है। तो भाई दो लाइन पे हमें प्रवणता पहले बताइए। पहला लाइन है 3x + 4y = 5 है ना, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। और दूसरा लाइन है 2x + 5y = 7, इसकी प्रवणता क्या होगी। देखिए इसकी प्रवणता m1 लिखिए, m1 कितना हो जाएगा -3/4, और इसकी प्रवणता m2 कितना हो जाएगा -2/5। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। दो रेखाओं के बीच का कोण अगर अल्फा है तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, मॉड में m1 डिफरेंस m2। अभी फॉर्मूला हम लेके देखे थे, m1 डिफरेंस m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए अपने हिसाब से। तो ये m1 डिफरेंस m2 आप देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। तो मेरे हिसाब से ये -2/5 बड़ा होगा, तो -2/5 ऐसे लिखिए, -2/5 माइनस एक पहले से है और ये -+3/4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + -3/4 इंटू -2/5। ठीक है, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, ये गुणा कराइए, 4 2 जाए -8 और ये 15, 15 में से 8 जाएगा 7, 7/20, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 1 + 6/20, तो 20 और 6 26, इन्हें आप लिख लो 7/20/26/20। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 7/26 आंसर होगा। इस प्रकार से अल्फा जो होगा वह tan इनवर्स, अल्फा tan जब उधर जाएगा तो इनवर्स में होता है, tan इनवर्स 7/, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो रेखाओं के बीच के कोण को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन पूछता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। तो देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि पहले समांतर रेखा की पहचान कैसे करेंगे। समांतर रेखा का एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 9। तो ये दोनों समांतर है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। समांतर का मतलब x y का गुणांक सेम होता है, बस ये कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होता है। तो दो रेखाओं के बीच की, समांतर रेखाओं के बीच की अगर दूरी दिया है तो ये जो कांस्टेंट है, मान लो ये दो कांस्टेंट है, कोई अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे पहले दो अक्ष खींचिए, x अक्ष और y अक्ष, और दो समांतर रेखा बनाइए। एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है। अब इस समांतर रेखा का आप नाम दे दो ax + by + c, और इसका नाम दे दो ax + by + d = 0 तो इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है। बीच की दूरी को अगर हम d मान लें तो d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर अगर हमें लिखना हो तो d बराबर होता है ये कांस्टेंट d - c डिवाइड बाई √a² + b²। a² b² क्या है, इसका गुणांक है। ठीक ना, तो इस हिसाब से आप दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखो एग्जांपल दिया है, 3x 4y दोनों में है, ये अलग अलग है, एक c है एक d है ना। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, मॉड में इसलिए देते हैं क्योंकि दूरी निगेटिव में नहीं आती है। तो 9 - 6 कर लीजिए, डिवाइड बाई √3² + 4²। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 और 4 का स्क्वायर का जोड़ करेंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो 3/5 यूनिट हमारा ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकला। इस प्रकार से आप समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज करिए कि दो रेखाएं दी गई हैं, तो बताइए कि दोनों रेखाओं में क्या रिलेशन है। जैसे दो रेखाएं इस प्रकार से दी गई हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है, आप नोट कर लें, कोई दो इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो लाइन का इक्वेशन दिया गया। अब इस दोनों लाइन के आधार पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों लाइन समांतर हैं, दोनों लाइन समांतर हैं, समांतर अगर समांतर होंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं। जब नहीं काटेंगे तो कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये लास्ट का जो कांस्टेंट है वो अलग अलग होगा, और जब कहीं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो इसके कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन को हल किया जाए, एक्स वाई का जैसे समीकरण हल करते हैं, तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आप कोई दो समांतर रेखा लेके सॉल्व करिएगा, देखिएगा एक्स वाई दोनों साथ साथ कट जाएगा। ऐसे दूसरा एक कंडीशन होता है कि समपाती रेखा, समपाती कोनिसाइडल लाइन। समपाती का मतलब होता है कि जैसे कोई एक लाइन खींचा गया है और इसी लाइन पे एक दूसरा लाइन भी हमने चला दिया, तो इसका मतलब ये बहुत सारे अनंत बिंदुओं पे काटती हुई जा रही है। तो इसका इनडायरेक्टली सेंस ये होता है कि दोनों लाइन सेम होते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कंडीशन ये होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों जो कांस्टेंट है, तीनों जो गुणांक का रेशियो है वो बराबर होगा, और इस प्रकार से इसके अनंत हल होते हैं। अनंत बिंदुओं पे काटती है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, एक तीसरा कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेप्टिंग लाइन, इंटरसेप्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई दो इक्वेशन दिया गया, उसको हल किया जाए, हल करने पे एक्स वाई की कोई यूनिक वैल्यू आए, उस केस में ध्यान रखना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और इस केस में इसका एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होता है। हिंदी में इसको अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, एक अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पे देखो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट बना लीजिए, और इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों समीकरण देख के कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये a2x प्लस b2y प्लस c2। रेशियो बनाइए, इसमें x का गुणांक और उसमें x का गुणांक, फिर इसमें y का गुणांक, फिर इसमें y का गुणांक, फिर इसमें कांस्टेंट, फिर इसमें कांस्टेंट। देखिए ये तो सेम हो गया ना, ये तो सेम हो गया, ये सेम हो गया। तो इसका मतलब ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये सेम नहीं है। तो ये किसका कंडीशन है, समांतर रेखा का कंडीशन है ना, ये समांतर रेखा अभी आप देखे होंगे पिछले पेज में, तो आप कह सकते हो ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, समांतर है, समांतर रेखा का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लंब की लंबाई। लंब की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई बिंदु दिया गया है,
अल्फा बीटा, और उस बिंदु से इस रेखा पे लंब डाला गया। ये रेखा का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस लंब की लंबाई अगर मान लो p है तो p का वैल्यू क्या होता है, p बराबर अल्फा बीटा से लंब डाला जा रहा है। तो ध्यान दो इक्वेशन में x और y को रिप्लेस करके अल्फा बीटा लिख देते हैं, यानी a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसी पे लंब की लंबाई निकाली जाती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु ये रेखा इतना का बिंदु इतना से डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो ये अल्फा बीटा है, लंब की लंबाई डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। कोई बिंदु है, बिंदु कोई 2 3 है, और यहाँ से इस रेखा पे लंब डाला गया। ये लंब हमारा 3x, ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो 2 और 3 को रिप्लेस कर दीजिए x और y की जगह पे। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये 5 को इधर ला लीजिए जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, -5 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा देखिए। ये आंसर हो जाएगा हमारा 6 और 12, 12 6 18, 18 में से 5 जाएगा 13, और नीचे 5, 13/5 इकाई हमारा लंब की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लंब की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंब की लंबाई ज्ञात करिए, कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखो ओरिजिन जब बात आती है ना, तो ओरिजिन मतलब 0 0 हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लंब की लंबाई निकालनी है। तो लंब की लंबाई क्या होगा बताओ। लंब की लंबाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की जगह पे एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा लिखेंगे, सॉरी। तो 0 0, यानी ये 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। तो ये मॉड में होता है जी, ध्यान रखना, रिजल्ट हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो ये मॉड में -5 डिवाइड बाई 5, ये मॉड में -1 आ रहा है, दैट मीन्स इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। मॉड का मतलब कि प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारा 1 यूनिट आंसर हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी दूरी निगेटिव नहीं होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। कि जैसे मान लो 3 बिंदु दिया गया है, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ठीक है, अब इसमें एरिया फाइंड करनी है। तो देखो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो है कैसे हम लिख रहे हैं, आप उसको बस ऐसे देखिए, उसको याद करें, रटने बस की बात नहीं है। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दो। 1/2 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद छोटा छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, छोटा छोटा 3 ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए x1, या ऐसे लिखे x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y। ठीक है, अब इसमें आप साइक्लिक क्रम में 1 2 3 नोट कर लीजिए, 1 2 3, यानी x1 ऐसे लिखिएगा, x1 y2 y3, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3। ठीक है, y2 y3, फिर y3 y1, फिर y1 y2। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस प्रकार से आप इसको सीक्वेंस में लिख के और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर सकते हैं।
और इस प्रकार से आप इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे एरिया निकालने के लिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। 1/2 x1 क्या है 1, y2 माइनस y3, फटाफट नोट करिए, y2 है -3, y3 कितना है -1, प्लस x2 हमारा -4 है, और y3 माइनस y1 यानी 1 - 2, x3 कितना है 4 है, और y1 माइनस y2 कितना है, तो y1 हमारा है 2, और y2 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा -4, और ये हो गया हमारा -4 -8, और ये हो गया 3 2 जा 6 × 4 24। तो 24 में से 8 घटाएंगे 16, 16/2 8 यूनिट स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर में होगा 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट है समरेख बिंदु। देखो कोलिनियर पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समरेख बिंदु पे कंडीशन ये होता है कि जैसे एक तो होता है कि आप कोई 3 बिंदु दिया गया है, कोई 3 पॉइंट दिया गया है। समरेख का मतलब होता है कि कोई 3 पॉइंट दिया गया है और 3 पॉइंट को दिखाना है कि तीनों एक दूसरे के समरेख है कि नहीं। तो समरेख का मतलब होता है कि तीनों एक ही रेखा में स्थित हो। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तीनों एक ही रेखा में कैसे स्थित है। जब एक ही रेखा में स्थित है तो इसकी स्लोप सेम होंगे, झुकाव सेम होंगे, यानी इसकी प्रवणता सेम होगी। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की जो प्रवणता आएगी ना, इस दोनों के बीच की जो प्रवणता आएगी ये m1, और इस दोनों के बीच की प्रवणता जो m2 आएगी। अगर m1 बराबर m2 हो गया तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक दूसरे के समरेख हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब समरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे, तो त्रिभुज नहीं बन पाएंगे, यानी इस तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये थोड़ा कठिन होगा, आप प्रवणता के आधार पर सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि 3 पॉइंट है और एक कोलिनियर है, ये मान लिया कोलिनियर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो 3 बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 3 4 है, ये 1 5 है, और ये है 6x। अब इसकी प्रवणता हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अब इस आधार पे निकालें कि इसकी प्रवणता, इस दोनों के बीच की प्रवणता निकालिए और इसके बीच की प्रवणता निकालिए। तो इसके बीच की प्रवणता क्या होगी। अब ये इस दोनों के बिंदु के बीच की प्रवणता निकालनी है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 होगा, यानी 5 y वाले का डिफरेंस लीजिए, 5 - 4 डिवाइड बाई 1 - 3। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1/2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस दोनों में x1 y1 x2 y2 होगी, तो ये हो गया आपका x - 5 डिवाइड बाई 6 - 1, तो ये हो गया x - 5/5। अब प्रवणता बराबर करना है ना, क्योंकि हमें दिखाना है कि समरेख है। तो यदि समरेख है, यदि ये कोलिनियर है, इसमें m1 बराबर m2 होना चाहिए, m1 बराबर m2 होना चाहिए। तो इस आधार पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका आंसर कितना आया था, m1 की वैल्यू कितना आया था, m1 की वैल्यू -1/2 आया था। तो रखेंगे -1/2 इज इक्वल टू x - 5/5। सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -5 और 2x - 10, यानी -5 इज इक्वल टू 2x - 10। सॉल्व करिए तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या दे देगा, 5 दे देगा। x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा का समीकरण निकालना है। देखो रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर एक बिंदु हो दिया हो x1 y1 और एक
ढाल प्रवणता स्लोप दिया हो m, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे, एक बिंदु और उसकी प्रवणता दिया हो तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और इस आधार पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे एक रेखा का समीकरण है जो बिंदु 3, 4 से होकर गुजरती है और x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी m की वैल्यू निकल गया tan 60। tan 60 कितना होगा? √3। और एक बिंदु दिया है तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन 4 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी x माइनस 3। और इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा x और y के रूप में एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो कोई दो बिंदु दिया हो, उसकी रेखा का समीकरण निकालना हो, तो जो m हम लोग लिखे थे वो m न लिख के m इसमें अलग से निकाल लीजिए, इसमें m अलग से निकाल लीजिए। m बराबर y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स, और उस m को इस फॉर्मूले में, जस्ट पिछले वाले फॉर्मूले में रख लीजिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, और इसमें सॉल्व करके आप इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो पहले इसमें m निकालिए। m क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, 7 में 4 जाएगा 3/1, 3 हो गया। अब रेखा का समीकरण निकालना है तो x1 y1 लेंगे, तो y माइनस वाई वन 4 इज इक्वल टू, ये रेखा का समीकरण, यही फॉर्मूला होता है ना, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी और सारे डिफरेंट रूप में रेखा का समीकरण होता है। एक प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण होता है, y बराबर, ये प्रवणता रूप है। प्रवणता रूप में सारे रेखा का समीकरण जो भी होता है ना, सब में एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, रूप अलग अलग होंगे। जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये प्रवणता रूप है। इसमें ये होता है कि कोई लाइन दिया गया है और इसका स्लोप दिया है, स्लोप या इसकी प्रवणता दिया गया m, इसकी प्रवणता m दिया है, और y अक्ष पे सेक्शन कटा हुआ है c डिस्टेंस, तो ये इक्वेशन हो गया y बराबर एम एक्स प्लस सी। दूसरा होता है अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, तो ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या होता है? तो जैसे कोई एक लाइन दिया गया है, तो दोनों x को x अक्ष पे a दूरी पे कट कर रहा है, y अक्ष पे b दूरी पे कट कर रहा है, तो a जो होगी x अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई होगी, और जो b होगा y अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई होगी। ठीक है, तीसरा जो है लंब रूप में रेखा का समीकरण, देखो लंब परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है ना, कि जैसे कोई ऐसे समझिए कोई एक लाइन दिया गया है इस प्रकार से कि ये लाइन है, ठीक है, और मूल बिंदु से इस पे डाले गए लंब, कोई एक लंब दिया गया है, मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है इस पे, इस लाइन पे। मूल बिंदु से जो लंब डाला गया है, इस लंब की लंबाई को p लिखते हैं, है ना, और इस लंब का x अक्ष से झुकाव अल्फा है, तो इस रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहाँ p क्या है? p उस लाइन पे, जो लाइन दिया गया है उस लाइन पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, बस ये रूप टाइप्स याद होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो इस प्रकार से दिए गए हों कि
त्रिभुज बना रहा हूँ, 3 इक्वेशन दिया गया है और उस 3 इक्वेशन के आधार पे त्रिभुज बना रहा हूँ। तो 3 इक्वेशन के आधार पे त्रिभुज कैसे हम फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो दोनों अक्ष और 3x + 4y = 12 से बनता हो। जैसे 2 अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और एक लाइन मान लो ये है 3x + 4y = 12। ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए देखो करते क्या हम लोग कि इसको अंतःखंड रूप में चेंज करते हैं। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/12 यानी x/4 और 4/12 यानी y/3 = 1 हो गया। तो अब हमें ये पता चल गया कि x अक्ष पे कटा अंतःखंड की लंबाई कितना है, 4 है, और y अक्ष पे कटा अंतःखंड की लंबाई कितना है, 3 है। तो ये देखो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 4 है, हाइट कितना है, 3, तो गुणा भाग करेंगे तो 12 का आधा 6 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है कि समीकरण इतना के क्षेत्रफल ज्ञात करें इसका। ये मॉड में दिया गया है जी, ये मॉड में दिया है ना। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 4 लाइन मिलेगा, एक x + y = 3, एक -x - y = 3, एक x - y = 3, एक x + y = 3। इसका जब 4 लाइन बनाएंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो भी कोई इक्वेशन आए इसको ट्रिक के रूप में आप ध्यान रखना। mod x + mod y = a से बना चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बनेगा। आप बना के देखना। से बना चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वह 2a² के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ a है 3, तो जो एरिया होगा डायरेक्ट आप लिखना एरिया = 2 × 3 का स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, ये 18 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे क्वेश्चन 1 शॉट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको जो कोई प्रॉब्लम हो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसमें सुधार की जाएगी। ठीक है, चलते हैं फिर अगले स्टेप में, अगले टॉपिक शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।